नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों की चर्चा की थी। आज हम दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे, जो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों, आप यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। इसमें मैं आपके लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल लेकर आया हूँ जो लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और मैंने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां हैं उसका वीडियो पहले डाल दिया था दोस्तों। और दोस्तों, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और संस्कृत भाषा से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों वह वीडियो आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए औषधि का कार्य करेंगे। तो आप प्रत्येक वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों की। अगर बात करें तो भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों की बात कही गई है। तो सबसे पहले जो आपातकालीन शक्ति है वो है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय जो आपात है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किया गया है। और जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और जो वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात का अनुच्छेद 360 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, इनमें ये जो अनुच्छेद हैं ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। अब हम क्रमशः एक एक जो आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इनकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपात, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात काल जो है, इसका क्षेत्र की बात करते हैं हम कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण देश या उसके किसी राज्य अथवा राज्य के किसी भाग में की जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपात है उसके क्षेत्र की बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपात किस क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रीय आपात है वह संपूर्ण देश में लगाया जा सकता है या उसके किसी राज्य में या राज्य के किसी भाग में यह राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, और इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रीय आपात है
इसकी उद्घोषणा संपूर्ण देश या उसके किसी राज्य या राज्य की किसी भाग में की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमने क्षेत्र की बात की है कि राष्ट्र, ये जो आपात है वो कहाँ लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवश्यक परिस्थितियाँ कि राष्ट्रीय आपात है वो किन आवश्यक परिस्थितियों में लगाया जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो राष्ट्रीय आपात है वो इन आवश्यक परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इसके माध्यम से आवश्यक परिस्थितियों में यह राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इसमें आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होगी दोस्तों, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब इसमें हम चर्चा करते हैं लागू करने का तरीका कि जो राष्ट्रीय आपात है इसको किस तरह से लागू किया जा सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से यह राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने बात की है लागू करने का तरीका कि राष्ट्रीय आपात को किस तरह से लागू किया जा सकता है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से जो राष्ट्रीय आपात है उसको लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सहमति किसकी होगी, मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से यह लागू किया जा सकता है। तो हमने पहले बात की है क्षेत्र की, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यह या तो संपूर्ण देश या किसी राज्य किसी भाग में लगाई जा सकती है। फिर हमने बात की है आवश्यक परिस्थितियों की कि किन आवश्यक परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह लगाया जा सकता है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से लगाया जा सकता है। और लागू करने का तरीका जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के पश्चात मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से जो राष्ट्रीय आपात है इसको लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करके चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात में जारी करने की प्रक्रिया कि राष्ट्रीय आपात को किस तरह से जारी किया जा सकता है। जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, तो इसे 1 माह के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रीय आपात जारी हो जाता है। समझे दोस्तों इसको कि 1 माह के भीतर संसद के समक्ष, किसके समक्ष दोस्तों, संसद के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी जो राष्ट्रीय आपात हम लगाने जा रहे हैं वो 1 माह के भीतर हम संसद के समक्ष प्रस्तुत करना उसको अनिवार्य है तथा संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अलग अलग विशेष उससे बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रीय आपात जारी हो जाता है। यानी दोस्तों 1 माह के भीतर संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करने पर ही राष्ट्रीय आपात जारी हो जाता है। तो दोस्तों
1 माह यहाँ पर याद रखना है हमें। जारी करने की प्रक्रिया में राष्ट्रीय आपातकाल जो जारी किया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि यदि इस समय लोकसभा भंग है तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी। अगर दोस्तों राष्ट्रीय आपात लगाने जा रहे हैं, जारी कर रहे हैं, तो अगर लोकसभा यहाँ पर भंग है तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी। लेकिन नई लोकसभा के पुनर्गठन पर 30 दिन के भीतर प्रस्ताव को मंजूरी मिलना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। यानी अगर हम राष्ट्रीय आपात लगाने जा रहे हैं और लोकसभा उस समय भंग है तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी। लेकिन जो नई लोकसभा का निर्माण जैसे पुनर्गठन होता है तो 30 दिन के भीतर प्रस्ताव को मंजूरी मिलना आवश्यक है। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो राष्ट्रीय आपात का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। 30 दिन के भीतर प्रस्ताव को मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों आपात की अवधि की, जो राष्ट्रीय आपात लगा रहे हैं उस आपात की अवधि क्या रहेगी। तो प्रारंभ में 6 माह के लिए तथा संसद द्वारा अनुमति मिलने पर अनिश्चित काल के लिए। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो आपात हम लगाने हैं उसकी राष्ट्रीय आपात की जो अवधि है यानी समय है वो प्रारंभ में 6 माह के लिए और संसद द्वारा अनुमति मिलने पर अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रारंभ 6 माह है और संसद द्वारा अनुमति मिलने पर अनिश्चित काल, ये आपको याद रखना है दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू करके चलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं उद्घोषणा के प्रभाव की। जो उद्घोषणा की जाएगी उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझना है इसको कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए कि अनुच्छेद 358 के अंतर्गत यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है तो अनुच्छेद 19 जो है उसकी स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि अगर यहाँ पर अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित कब होगी कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर उद्घोषणा अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः ही क्या हो जाएगी दोस्तों, निलंबित हो जाएगी। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा जो है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर की गई है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होगी।
तो दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। दोस्तों जो मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें आप कि मौलिक जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाएगी अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद जो 20 और 21 है, इनको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनको याद रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केंद्र राज्यों को उनकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग को लेकर निर्देश जारी कर सकता है। यानी जो केंद्र है, केंद्र राज्यों को उनकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के को लेकर कि कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग क्या है उसको लेकर निर्देश जारी कर सकता है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। जो संसद है वो राज्य सूची का कोई भी विषय है, राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद कानून के माध्यम से लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक कि संसद जो है, संसद कानून के माध्यम से लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपात की समाप्ति की। जो राष्ट्रीय आपात लगा है उसकी समाप्ति की बात करते हैं हम कि उद्घोषणा वापस लेने पर या तो उद्घोषणा को वापस ले लिया जाए अथवा लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करने पर। या तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात की समाप्ति कैसे होगी, या तो जो उद्घोषणा जारी की गई है उसको वापस ले लिया जाए या फिर लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करने पर ये राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की जा सकती है। तो दोस्तों ये हमने जो राष्ट्रीय आपात है उसकी चर्चा की है। अब हम व्यवहार में प्रयोग यानी राष्ट्रीय आपात का व्यवहार में कितनी बार प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया जा चुका है। पहली बार प्रयोग किया गया था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय राष्ट्रीय आपात का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखें कि व्यवहार में कब प्रयोग किया गया, यानी राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो कब कब लगाया गया। तो 3 बार लगाया जा चुका है दोस्तों। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय
और तीसरा जो लगाया गया था दोस्तों, तीसरा है 1975 में इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी इसको याद रखना है, आंतरिक अशांति के आधार पर 44वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अभी हमने सशस्त्र विद्रोह की चर्चा की थी, ये आंतरिक अशांति के स्थान पर ही आंतरिक अशांति के स्थान पर ही सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया है और 1975 में इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के आधार पर जो 44वां संविधान संशोधन है 1976, इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यह राष्ट्रीय आपात जो तीसरी बार लगाया गया था वो 1975 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय लगाया गया था और आंतरिक अशांति के आधार पर जो 44वां संविधान संशोधन 1976 है, इसके माध्यम से जो आंतरिक अशांति है इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल की बात की है दोस्तों, इसका क्षेत्र और जारी करने की प्रक्रिया, जो संपूर्ण पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात या संवैधानिक तंत्र की विफलता। आर्टिकल 356 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात या संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कह सकते हैं इसको। अब हम दोस्तों राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात और संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसे कहा जाता है, इसकी हम अब चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 356, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान दोस्तों 356 में है, क्योंकि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्र का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से सुरक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करें कि राज्यों का शासन जो संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल संचालित है। तो दोस्तों इसको देखें एक बार कि अनुच्छेद 356 में तो अनुच्छेद 356 में तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है दोस्तों, लेकिन अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्र का यह दायित्व निर्धारित किया गया है कि वह राज्यों की जो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि राज्यों का जो शासन है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल संचालित है। दोस्तों ये बात अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कही गई है। अब हम जो 356 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति जो शासन है उसका क्षेत्र, हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र की। तो एक राज्य अथवा कई राज्यों में एक साथ, यानी जो राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन इसको सबसे पहले एक राज्य में लगाया जा सकता है अथवा राज्य में कई राज्यों में एक साथ भी लगाया जा सकता है। तो क्षेत्र की बात कर रहे हैं दोस्तों हम सबसे पहले, तो एक राज्य अथवा कई राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन को
लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवश्यक परिस्थितियों की कि किन आवश्यक परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि राज्य का शासन संविधान के अनुकूल नहीं चलाया जा रहा हो अथवा राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। दोस्तों देखिए इसको, किन आवश्यक परिस्थितियों में जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है कि यदि राज्य का शासन संविधान के अनुकूल नहीं चलाया जा रहा हो अथवा राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वह विफल हो गया हो, तो इन आवश्यक परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की राज्यों के द्वारा अवहेलना की गई हो, या फिर जो राष्ट्रपति शासन है वो किस आधार पर लगाया जा सकता है दोस्तों कि अनुच्छेद 365 के अंतर्गत अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश, केंद्र कोई भी निर्देश देती है, उन निर्देशों की राज्य के द्वारा अगर अवहेलना की जाए तो इस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा किन किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, ये आवश्यक परिस्थितियां हैं दोस्तों कि राज्य का शासन अगर संविधान के अनुकूल नहीं चलाया जा रहा हो, पहली बात तो ये, या फिर राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों की राज्य के द्वारा अवहेलना की गई हो, तो इन परिस्थितियों में आवश्यक ये परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब देखते हैं लागू करने का तरीका, यानी राष्ट्रपति जो शासन है उसको किस तरह से लागू किया जा सकता है। यानी इसे 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है दोस्तों, तथा संसद की सहमति से राष्ट्रपति शासन जारी हो जाता है। अब देखिए 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है, यानी हम अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं किसी भी राज्य या राज्यों एक साथ अनेक राज्यों में अगर लगा रहे हैं तो 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना उसको अनिवार्य है, तथा संसद की सहमति से राष्ट्रपति शासन जारी हो जाता है। सहमति किसकी होगी दोस्तों? संसद की सहमति से राष्ट्रपति शासन जारी हो जाता है। आगे देखते हैं, यदि इस समय लोकसभा भंग है तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की जाएगी। अगर दोस्तों लोकसभा इस समय भंग है तो राज्यसभा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेगी, लेकिन नई लोकसभा के पुनर्गठन पर 30 दिन के भीतर प्रस्ताव को मंजूरी मिलना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति शासन का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो अगर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और लोकसभा उस समय भंग है तो राज्यसभा प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेगी, और नई लोकसभा का जैसे ही पुनर्गठन होता है तो 30 दिन के भीतर उस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना आवश्यक है, अन्यथा जो राष्ट्रपति शासन है का प्रभाव है वो दोस्तों समाप्त हो जाएगा। ये हमने बात की है दोस्तों लागू करने का जो तरीका है उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपात की अवधि, यानी जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा उसकी अवधि क्या रहेगी? प्रारंभ में 6 माह के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। यानी प्रारंभ में तो 6 माह के लिए होगी, लेकिन संसद द्वारा अनुमति मिलने पर अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसको लागू किया जा सकता है। अब उद्घोषणा के जो प्रभाव है उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला देखिए, राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा
विधि निर्माण किया जाएगा, यानी राज्य सूची का कोई भी विषय है उस पर संसद के द्वारा दोस्तों विधि निर्माण किया जाएगा। दूसरा देखते हैं, मुख्यमंत्री सहित राज्य की मंत्री परिषद को भंग करा दिया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री सहित राज्य की जो मंत्री परिषद है उसको भंग करा दिया जाएगा। राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाएगा, यानी राज्य की जो विधायी शक्ति है इस विधायी शक्ति का प्रयोग दोस्तों संसद के द्वारा किया जाएगा। ये हम जो देख रहे हैं उद्घोषणा के प्रभाव दोस्तों, ये जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो ये उद्घोषणा होगी और ये प्रावधान प्रभाव इसमें रहेंगे। तो चौथा देखते हैं, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर राज्य की समस्त शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किया जाएगा, यानी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर राज्य की समस्त शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों अगर राज्य में राज्य शासन अगर लगाया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन अगर लगाया जा रहा है दोस्तों राज्य में, तो जो राज्यपाल है वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम से राज्य की समस्त शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किया जाएगा, इसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, उद्घोषणा के साथ ही राज्य की विधानसभा को निलंबित कर दिया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधानसभा का भंग होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। इसको दोस्तों समझिए कि उद्घोषणा के साथ ही राज्य की जो विधानसभा है विधानसभा को निलंबित कर दिया जाएगा। जैसे ही उद्घोषणा जारी होती है, उद्घोषणा के साथ जो राज्य की विधानसभा है दोस्तों इसको निलंबित कर दिया जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की जो विधानसभा है विधानसभा का भंग होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की जो विधानसभा है उसका भंग होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं आपात की समाप्ति, यानी जो राष्ट्रपति शासन हम लगा रहे हैं राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की बात करते हैं कि उद्घोषणा वापस लेने पर अथवा 3 वर्ष का समय बीत जाने पर आपात की समाप्ति की जा सकती है। या तो उद्घोषणा को दोस्तों वापस ले लिया जाए या फिर 3 वर्ष का समय बीत जाए। ये 3 वर्ष का समय बीत जाने पर जो राष्ट्रपति शासन की जो समाप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यवहार में प्रयोग, यानी राष्ट्रपति जो शासन है उसका व्यवहार में प्रयोग कितनी बार किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है दोस्तों, कब किया गया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था दोस्तों। राष्ट्रपति शासन का सर्वप्रथम प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया था। सर्वाधिक प्रयोग मणिपुर में 10 बार किया गया है दोस्तों। सर्वाधिक जो प्रयोग है राष्ट्रपति शासन का वो सर्वाधिक प्रयोग मणिपुर में 10 बार किया जा चुका है। और राजस्थान की हम बात करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह है राजस्थान में 4 बार लगाया गया है। जो राष्ट्रपति शासन है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग राजस्थान में 4 बार किया जा चुका है। पहली बार किया गया था दोस्तों 1967 में, दूसरी बार प्रयोग किया गया था 1977 में, तीसरी बार प्रयोग किया गया था 1980 में और चौथी बार प्रयोग किया गया था दोस्तों 1992 में।
ये आपको सन याद रखनी है। बाकी व्यवहार में जो प्रयोग है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको अवश्य याद रखना है दोस्तों। ये कि राष्ट्रपति शासन का व्यवहार में प्रयोग कब किया गया, कहाँ पर कितनी बार किया गया, ये आपको अवश्य याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यायालय का दृष्टिकोण, यानी राष्ट्रपति शासन के लिए न्यायालय का क्या दृष्टिकोण होता है कि न्यायालय के द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है, तथा यदि केंद्र के द्वारा गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन का किसी भी राज्य में प्रयोग किया गया है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यायालय का दृष्टिकोण कि न्यायालय के द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है यदि केंद्र के द्वारा गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन का किसी भी राज्य में प्रयोग किया गया है, कि केंद्र के द्वारा अगर गलत तरीके से राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है या किसी भी राज्य में अगर प्रयोग किया जाता है तो न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है दोस्तों, अवैध घोषित कर सकती है। तो दोस्तों ये हमने राष्ट्रपति शासन की चर्चा की है, आपके लिए महत्वपूर्ण है जानकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद आपको याद रखना है। वित्तीय आपात की बात करते हैं दोस्तों। अब यदि देश के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा पहुंचने की आशंका हो तो कार्यपालिका के सामान्य परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। यदि देश पर वित्तीय स्थायित्व या साख को अगर कोई खतरा पहुंचता है दोस्तों, या खतरा पहुंचने की आशंका हो जाती है तो कार्यपालिका के सामान्य परामर्श पर दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्यपालिका के सामान्य परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। कब की जा सकती है? यदि देश के वित्तीय स्थायित्व या साख को कोई खतरा पहुंचने की आशंका होती है तो दोस्तों कार्यपालिका के सामान्य परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। अगर वित्तीय आपात लगा रहे हैं तो वित्तीय आपात को 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना दोस्तों अनिवार्य है, तथा इसे प्रारंभ में 6 माह के लिए एवं अधिकतम अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये देखिए कि जो वित्तीय आपात काल लगा रहे हैं, वित्तीय आपात 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना अनिवार्य है और प्रारंभ में यह 6 माह के लिए एवं अधिकतम अगर हम बात करें तो अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्तीय आपात के दौरान केंद्र आर्थिक दृष्टि से राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। राज्य के सभी वित्त विधेयकों को केंद्र की सहमति के लिए मंगाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर वित्तीय आपात के दौरान केंद्र आर्थिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से राज्यों को यह निर्देश जारी कर सकता है और राज्य के सभी जो वित्त विधेयक हैं, वित्त विधेयकों को केंद्र की सहमति के लिए मंगाया जा सकता है, तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर वित्तीय आपात लगाया जाता है तो केंद्र को आर्थिक दृष्टि से राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। जो केंद्र है, केंद्र आर्थिक दृष्टि से राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है
और राज्य के जो सभी वित्त विधेयक हैं, वित्त विधेयकों को केंद्र की सहमति के लिए मंगाया जा सकता है तथा जो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन में कटौती भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये हमने वित्तीय आपातकाल की बात की है और इस तरह से हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जो 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं दोस्तों, इसकी हमने चर्चा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों यह जानकारी। तो आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।